टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जहां पर बहुत सूदमंद साबित हो रहा है तो वहीं इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या गुजरपुरा के इलाके में पेश आया जहां पर मुबैना तौर पे बाप ने अपनी दो बेटियों को इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करती थी और इसको शुबा था कि बेटियों के मोहल्ले के लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम हो गए हैं। लेकिन इसने ऐसा घिनौना इकदाम क्यों किया? अगर बच्चियों के हवाले से इसको कोई शिकायत थी तो उनकी तस्हीह करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था, लेकिन बच्चियों को, अपनी सगी दो बेटियों को कत्ल कर देने की क्या वजह थी? गुजरपुरा पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वह दोनों मुल्जिमान यानी बाप और भाई जो बच्चियों के कातिल हैं, दोनों पुलिस की गिरफ्त में। इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मंजूर साहब, किसको कत्ल किया आपने? क्यों? बस गलती से मतलब क्या क्या हुआ? क्या बस गलत मोबाइल इस्तेमाल करते सन, गलत सी काम महल्लेदार सानू अलामा दिता है तो बस फिर साड़ी इज्जत तो डरते हैं से मार। कितनी उम्रें थी बच्चियों की? बच्ची की 18 साल सी, 17 साल सी। ठीक है, तो बच्ची की वालदा वगैरह बच्चियों को समझाती? बच्ची की वालदा नहीं सी, सिर दे उत्ते हैगी, 4 साल हो गए सन, फौत हो गई सी। अच्छा, उन्होंने वजह नाल सारा घर खराब हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 7 से। कितनी बेटियां कितने बेटे? 5 बेटियां थी और 2 बेटे थे। तो इन दो के ऊपर आपको शक क्या था? क्या गुस्सा क्या था? क्यों कत्ल किया? गुस्सा सर मोबाइल सी, बस गलत चाल चलन हो गया सन ते साढ़े को नहीं बर्दाश्त होया। नहीं, गलत चाल चलन का आपके पास कोई सबूत था? हाँ, सबूत था, सारी गली ने देखा है। कुआ जिस दिन होया जुमेरात वाले दिन मुंडे आए ने गोलियां गुलियां चला के महल्ले के विच गए ने, सारे महल्ले नूं पता। कौन लड़के और क्यों गोलियां चलाई उन्होंने? पता ही नहीं, दसदे नहीं सन सानू, झूठ बोलते सन, दस दियां नहीं सन। है गल मोबाइल फिर जिस दिन लभा उस दिन फिर असी मार दिता। किस तरह मारा? बाप गले दबा के मार दिता। तो आप बच्चियों को समझा भी तो सकते थे। बहुत समझाया सर, बड़े देर तो समझा रहे हैं, कोई 2-4 महीने हो गए, बहुत समझाया। वो इन्ना कुछ समझाया कि बहुत ज़्यादा। उन्होंने मां नहीं सी सिर दे उत्ती तो अभी उन्होंने बड़ा प्यार करने सा। वो साढ़े प्यार का जोड़ा सी ना, उन्होंने बच्चा मेरा इस तरह का है तो सारी गली को महल्ले को पूछ लो जाके, ने अज तक कुत्ते नूं रोड़ा नहीं, काम ते जाना ले काम तो वापस आना। मुहब्बत करी दी सी, जिदन दी उन्होंने वालदा फौत हो गई सी, उन्होंने मुहब्बत करी दी सी। बस आप क्या करते हैं? मैं जी उत्थे दही भल्ले लाना तो स्टैंड छोटा जिहा पाया रिक्शे खड़वाना। मेरी उधर मत बजी होंदी सी, दिन रात मैं उत्थे मैं आना हाँ, कोई सौदा समान चाहिदा सी, दे के मैं चला जाना सा। बस मेरी गैर मौजूदगी के उत्तों जिहड़ा इहो जिहा फिर काम होने लग पाया तो फिर असी बंदियां च बहने था, साढ़े को प्रकाश लिया। तो आप बच्चियों को समझाते, बहुत समझाया सर, को बीच में डालते, शादी करते थे? शादी करते नहीं सी, 1-2 महीने गसन मांग दित्तियां सन, बस नहीं सन बाल आंदे, बस फिर साढ़े को नहीं बात लिया गया। बाप के लिए बच्चे जो हैं वो तो वालदैन की बच्चों में जिंदगी होती है, बच्चों के बगैर वालदैन तो रह नहीं सकते, तो फिर कैसे आपने कत्ल कर दिया? हौसला कहाँ से आया? सर गलती है तो सगों गैरत नालों वड्डी कोई चीज़ नहीं होती। असी इंसान गैरतमंद सां, बस नहीं रह सके। असी उन्हां नाल बड़ा मुहब्बत करने सां, सारे महल्ले नूं पता है, हर चीज़ उन्होंने मुहैया करने सां, हर चीज़ उन्होंने लिया के देने सा। जिदन की उन्होंने वालदा फौत हो गई थी, उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं सी आन दी। बच्चों को पढ़ाया? हाँ, पढ़े सन, कुरान पाक पढ़े। अच्छा, दूसरी दीनी तालीम के अलावा हाँ कभी नहीं गए? हाँ, 2-4-5 जमातां पढ़ाया, मुड़ के नहीं पढ़ाया। तो खुद तो बेटियों को कत्ल करने का आपने प्लान बनाया, तो बेटे को क्यों मिलाया? अपनी तो जिंदगी आपने खराब की, तो बच्चे को क्यों साथ खराब किया? बच्चे को इसलिए बच्चे नूं पता भी लगदा सी, बच्चा भी कहंदा सी यार किसी पासे चले जाइए, सही तो इस महल्ले च रहन जोगे नहीं रह। कई दफा किया ते वो बस मैं टालदा ही रहा, वक्त बड़ा टालिया वक्त। कई बारी क्या कि इन्हां नूं मार दईए, फिर वक्त टाल देंदे रहे।
अच्छा, पहले भी कत्ल करने का प्लान बनाया, टाल देते रहे, जमाना नहीं बाकी सी। बेटियों को पता था कि आप इन 2 बच्चियों को कत्ल किसी करेंगे? को नहीं थी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरी कितनी उम्र है तुम्हारी आमिर? मेरी 22 साल। जब तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी बहनों को कत्ल करने का प्लान बनाया तो तुमने मना क्यों नहीं किया? सर जी, लोग मोहल्ले में ताने देते थे तरह तरह के, तुम्हारी बहनें ऐसे, तुम्हारी बहनें ऐसे। सुबह काम पे चले जाते, रात को 10-11 बजे आते थे। तो जब भी बाहर कोई चीज़ लेने के लिए जाना तो यही कहते थे कि तुम्हारी बहनों को ऐसे लड़के इधर दरवाजे में मिल के बातें करके जाते हैं, ऐसे ऐसे बोलता रहा इनको। तो जो बाकी 3 बहनें थी उन्होंने इन दोनों को समझाया कभी नहीं था? सर जी, ये 26-27 तारीख को इनकी शादी कर देनी थी। हाँ। तो इन्होंने जो लड़कों के साथ आता था ना, उनको बुला के ना उधर फायरिंग निकलवाई उन्होंने। तो हमें पता ही नहीं वो कितनी कौन उम्र है। थी तुम्हारी बहनों की? एक की 18 साल, एक की 17 साल। तो ये तो ऐसी उम्र है कि जिसमें समझाया जा सकता है। फ़ोन वगैरह ले लेते तुम? सर जी, बड़ी कोशिश की वाले साहब ने, मगर वो नहीं। तो अब तुमने जब अपनी बहनों को कत्ल कर दिया बाप के साथ मिलके, तो बाकी 3 बहनों का क्या बनेगा? वो शादीशुदा है। 2 शादीशुदा है। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ बर्बाद। कोई शर्मिंदगी है तुम्हें कि तुमने अपने बाप के साथ मिलकर अपनी सगी बहनों को कत्ल कर दिया? बहुत ज़्यादा जी। है शर्मिंदगी? तुम्हारे ख्याल में कत्ल करना ही सिर्फ हल था, उसके अलावा कोई हल नहीं था? सर जी, बहुत देर से हमको समझा कितने रहे अरसे थे। से? ये तो कह रहे हैं कि 2-3 महीने से समझा रहे थे। वही ना, जब हम बाहर जाते थे तो लोग तरह तरह के ताने देते थे। चाचा जी, औलाद से ज़्यादा लोगों के ताने आप समझते हैं कि उनको इतना भार देना चाहिए लोगों की बातों को? लोग तो झूठ भी बोल सकते थे। झूठ भी बोल सकते हैं, फिर सच दे तो पकड़िया जाए, फिर नहीं तो बर्दाश्त। लड़कों से शादी कर देते आप उनकी? करते दी शादी, हुण जिथे मंगे सन उत्थे करनी सी शादी, उथों ही। नहीं, अगर बच्चियों की पसंद थी कोई, तो बच्चियों की शादी वहाँ पे भी तो की सारे जा वो जो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਸੁਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। फिर सारा असी अख के अपनी इज्जत नालों कोई चीज़ नहीं सी चंगी, असी फिर अख के। तो जिन बहनों की शादी हुई थी, हाँ जी, उनको पता था ये? किसी को कोई पता तो आपने उनसे क्यों नहीं बात की? उनको बीच में डाल के आप मामले को हल करवा लेते? बस मामले को हल होने वाला मसला नहीं था। तुहानू दस्सिया है कि किसी नाल कोई गल नहीं की। कत्ल करते हुए कोई अफसोस हुआ, कोई ख्याल बड़ा आया कि अफसोस माफ होया। कर एक बच्चा इन्ना कि जिन्ना उनके मुँह च बुड़कियां दे के पालिया होवे तो फिर अफसोस तो सारा उदा हुंदा ही है। जब तुम्हारे वालिद और तुम अपनी बहनों के गले दबा रहे थे तो ख्याल नहीं आ रहा था कि सगी बहन है जिसके साथ बचपन से पड़े बंद? रोए जी असी प्यो पुत्र बड़ा रोए। बताओ ना। कई मारियां ने बड़ा रोए असी इस गल दा। सानू असी भी साडा अपना मर जान ते दिल करदा सी, असी बड़ा रोए आ। सानू बड़ा दुख होया, साडा घर बर्बाद हो गया, असी बड़े उजड़ गए तो सानू बड़ा दुख होया इस गल दा। असी छोटियां बच्चियां पालियां सन, एक बकरा ज़िबा करिए तो ओदा दुख लैते मेरी लाश। पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरार रवी का तो कोई अभी तक सदेबाब नहीं किया जा सका। बहुत से ऐसे वाक़यात लाहौर में रोनुमा हो रहे हैं जिसके अंदर कत्ल को गैरत का नाम दिया जाता है। माँ, बहन, भाई, बेटी किसी को भी कत्ल कर दिया जाता है और इसके ऊपर कानून साजी भी अभी तक नहीं हो पा रही। इन्होंने इनके बकौल अपनी बेटियों को इसलिए कत्ल किया कि बेटियों के हवाले से उनको मोहल्लेदारों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती थी। बच्चियां जो थी उनका मुबैना तौर पे किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ था जो इनके लिए बाइस से शर्मिंदगी बन रहा था। लेकिन
हर बात अगर इनकी मान ली जाए तो अपनी सगी औलाद को गैरत का नाम देके कत्ल करना कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कत्ल बिल आखिर कत्ल है। उसकी 22 साल उम्र है, शादी की उसकी भी उम्र हुई हुई है और बाप के साथ मिलकर उसने अपनी बहनों को कत्ल कर दिया, जो इंतहाई संगीन इकदाम है। बच्चों को समझाया जा सकता था, उनकी शादियाँ की जा सकती थी, लेकिन मुआशरे का दबाव बर्दाश्त ना करते हुए इन्होंने अपनी 2 सगी बेटियों को कत्ल कर दिया। गुजरपुरा में पेश आने वाला ये वाक़या बहुत से दीगर वाक़या जो लाहौर में पेश आते हैं उन जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर सगे बाप ने अपनी 2 बेटियों को इंतहाई बेईमाना तरीके से गला घोंट कर कत्ल कर दिया। और वजह जो उसने पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया तो वजह ये बताई कि उसकी बच्चियां जो थी वो मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करती थी और मोबाइल फ़ोन की ही वजह से उनके मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से मोहल्लेदार उसको ताने मारते थे और इन तानों से तंग आके उसने अपनी सगी औलाद को बेईमाना तरीके से अपने बेटे के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान यानी बाप जिसने अपने बेटे के साथ मिलकर कत्ल किया है, बाप को भी गिरफ्तार कर लिया है और बच्चियों के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आसिफ अली मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया और जिस तरह से उसका बाप कह रहा है कि लड़के तंग करते थे, उन्होंने घर पे आके फायरिंग की, क्या ये ऐसे ही है या सिर्फ अपने कत्ल को छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? आसिफ साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया, थोड़ा सा इस वाक़े के बारे में बताइएगा कि ये वक़ूआ किस तारीख को पेश आया और कैसे आप लोगों को पता चला और फिर तफ्तीश का कैसे कैसे आगे बढ़ी? 6 नवंबर को हमें एक कॉल मौसूल होती है कि 2 बच्चियां जिनकी एक तिबी मौत हो गई है, जिसके बारे में बताया गया कि एक बच्ची को करंट लगा है और दूसरी बच्ची उसको बचाने के लिए गई है तो उससे भी करंट लगा, दोनों की डेथ हो गई है। लेकिन हालात थोड़े से मशकूक थे। कॉलर ने जब बताया कि थोड़े हालात मशकूक हैं, हम वहाँ पे पहुँचे हैं, जाकर देखा तो एक बच्ची ने जिसकी उम्र 15 साल थी, जिसका नाम मरियम था, वो छत के बलाई से भी थी, ऊपर वाले कमरे में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जबकि दूसरी जिसका नाम किरण था, उम्र 16 साल, वो नीचे वाले पोर्शन में गिरी हुई थी। दोनों, एक को कफन पहनाया जा चुका था जो मरियम थी और दूसरे के कफन का इंतज़ाम हो रहा था और रिलेटिव और जो मोहल्लेदार सारे इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, रो रहे थे कि बच्चियाँ जो है करंट लगने से मर गई। पहले ही जब हम वहाँ पे पहुँचे हमने देखा हालात थोड़े से मशकूक इसलिए लगे कि हमने जब जाके पूछा कि करंट वाली जगह कहाँ पे है, कोई ऐसे से हमें कुछ नज़र नहीं आया। सेकेंडली वहाँ पे जब इसके बाप से और उसके रिश्तेदारों से जब सवाल किए गए तो वो कुछ हमें मशकूक नज़र आए। उससे अपने सीनियर अफसरान को बताने के बाद हमने दोनों बच्चियों को जो है वहाँ से मूव किया ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और कॉज ऑफ डेथ जो है वो हमें पता चल सके। तो ये जो कॉलर था ये अननोन कॉलर था जी। और उसने सिर्फ आप लोगों को ये इतला दी कि यहाँ पे ऐसे 2 बच्चियां मरी और उनकी जो मौत है वो तिब्बी मौत है, करंट लगने से हुई है, तो लेकिन हालात थोड़े से मशकूक हैं। उसके बाद जब हम वहाँ पे गए ऑपरेशन वाले और हम इन्वेस्टिगेशन वाले वहाँ पे पहुँचे हैं तो जब हालात मशकूक नज़र आए तो हमने दोनों बच्चियों की जो डेड बॉडीज थी उनको मूव किया, डेड हाउस लेके गए ताकि इनकी असल काज ऑफ डेथ हमें पता चले। वहाँ पे जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद में आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले डॉक्टर ने बता दिया था कि बच्चियों के गले के ऊपर निशान थे, फंदे के निशान थे। जैसे हमें पता चलता है वहाँ से पोस्टमार्टम हो रहा था, यहाँ से हम रीडिंग पार्टी जो है वो तश्कील देते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है हम ये सारा ऑपरेशन करके जो असल 2 मेन मुलजिम थे दोनों को हम गिरफ्तार कर लेते हैं। असल एक इसका बाप है मंजूर अहमद और उसका बेटा है आमिर। इन दोनों पे आपको शक कैसे गुजरा? जी, जब हम वहाँ पे पहुँचे डॉक्टर ने हमें बताया कि इसके गले के ऊपर फंदे के निशान थे, तो उससे हमें ये चीज़ सबसे पहले ये डाउटफुल हुई कि इसके घर वाले ही हो सकते हैं। हमने जो है 1 घंटे के अंदर अपने जो है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो है इन्हें ट्रेस किया और बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें गिरफ्तार करके सामने तफ्तीश किया फिर उन्होंने मुझे बताया, जो मुलजिम था मंसूर अहमद और आमिर, इन्होंने बताया कि हमारी बच्चियों का करैक्टर जो है था वो ख़राब था। बिला वजह मासूम बच्चियाँ थी 15 साल और 16 साल की, किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं कि मोबाइल बेदरेग इस्तेमाल करती थी। जब उनसे पूछा है आमिर से कि आपको क्या इसमें डाउट फील हुआ है, क्या ये बेदरेग इस्तेमाल करती थी, उसने बोला कि मैं ऊपर वाले रूम में होता था, ये नीचे वाले रूम में होती थी। मैंने कई दफ़ा मोबाइल पकड़ने की कोशिश की है लेकिन नहीं पकड़ा जा सका, और लेकिन इन्होंने गैरत का नाम दे के और जो मासूम बच्चियाँ हैं उन्हें कत्ल कर दिया है।
और उसके बाद जब हमारे पास जब उससे हमने रीज़न पूछी है, डिटेल पूछी है, तो उन्होंने बताया कि पहले एक बच्ची जिसका नाम मरियम है, 15 साल एज थी, उसे ऊपर वाले पोर्शन में लेके गए, नीचे वाले पोर्शन में किरण को कमरे के अंदर बंद कर दिया ताकि वो चीखो पुकार सुन के भाग न सके। और जब ऊपर लेके गए हैं तो उस बच्ची के गले में इन्होंने प्रॉपर फंदा बना के कपड़े का गले में डाला है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर यहाँ तक डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर इतनी बेदर्दी से दबाया गया है कि उसके अंदर की हड्डियाँ भी टूटी हुई हैं गले की। उसे मारने के बाद जो बाप था, बाप ने फंदा डाल के गला दबाया और बेटे ने टांगे और बाजू पकड़े हुए थे। फिर जब एक को मारने के बाद नीचे आके दूसरी बच्ची के साथ भी सेम इसी तरह करते हैं कि जो बाप है वो गले में फंदा डालता है किरण के, और जो बेटा है उसकी टांगे पकड़ता है और बेदर्दी से जो है वो दोनों को ना कत्ल करके फिर ड्रामा रचा देते हैं। ये मोहल्ले के अंदर के बच्चियों को जो है करंट लग गया और तिबी मौत है। मुलजिमान ने कहा कि जब इन्होंने ये बच्चियों को कत्ल किया है उससे कुछ दिन पहले मोहल्ले में लड़कों ने आके इनके घर के ऊपर फायरिंग भी की थी, क्योंकि ये बच्चियों की कहीं और शादी करना चाहते थे और मुलजिमान ने इनको डराने धमकाने के लिए फायरिंग की। इस चीज़ की तस्दीक हो सकती जी, ये तो मुलजिमान क्या बकौल है। अपना ये जो है बेदरेग उन्होंने एक नाजायज़ कत्ल किया उसको छुपाने के लिए। एज सच अभी हमारे पास किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं है। अगर किसी ने इनके घर के बाहर आके फायरिंग की थी तो इन्हें चाहिए था कि 150 कॉल करते। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने घर के बाहर आके कॉल की तो ये बच्चियों को कत्ल कर दें। ना उस चीज़ की तस्दीक है, ना इन्होंने किसी किस्म की एप्लीकेशन किसी के खिलाफ दी, ना किसी बंदे को इन्होंने नॉमिनेट किया, ना बताया है इस कत्ल करने से पहले। बच्चियों के फ़ोन आप लोगों ने कब्जे में लिए? जी, बच्चियों के हमने फुल कब्जे में लिए। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नजर आई? जी, फिलहाल उसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं है, लेकिन उसे हमने फोरेंसिक के लिए भी भेजा हुआ है और उसके अंदर उसके IME नंबर कुछ है वो ट्रैक करवाने के लिए। अब तक की आपकी तफ्तीश के अंदर क्या आप समझते हैं कि क्यों कत्ल किया गया? बच्चियों को एक बिल्कुल नाजायज़ कत्ल किया गया है। एक किसी गैरत का ड्रामा देके, गैरत का नाम देके कत्ल किया गया। कत्ल के पीछे मोटिव्स क्या है? मोटिव्स यही थे कि इन्होंने अपनी बच्चियों की ना मंगनी कहीं पे की हुई थी, उससे शादी करना चाहते। बच्चियां सिर्फ उस जगह पे शादी नहीं करना चाह रही थी अपनी ज़बरदस्ती की वजह से कि जहाँ पे ये चाह रहे रिश्तेदारों में वहाँ पे ये जो है शादी कर सके। बच्चियां एग्री नहीं हुई और उसे इन्होंने गैरत का नाम दे के बच्चियों के ऊपर बेईमाना इल्ज़ाम लगा के और जानवरों की तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके अलावा किसी किस्म की कोई कॉल वगैरह ऐसी सच कोई ट्रेस नहीं हुई जिस पे बच्चियों को इस कदर जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। कोई इस तरह का शुक्रिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा हमारे साथ मौजूद थे और आसिफ अली का आपने सुना। उनका कहना है कि तफ्तीश के अंदर अभी तक इस चीज़ की कोई शवाहिद जो है वो नहीं मिले कि बच्चियां जो थी वो फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल करती थी या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ राब्ते में थी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि मुलजिमान जो थे वो बच्चियों की शादी कहीं और करना चाहते थे और बच्चियाँ वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने कत्ल किया। और मुलजिमान ने कत्ल करने के बाद ड्रामा रचाया कि लड़कियों को करंट लग गया और करंट लगने से मर गया, लेकिन किसी मोहल्लेदार को बच्चियों के मरने के ऊपर शुबा हुआ कि ये करंट लगने से नहीं बल्कि इनको कत्ल किया गया। पुलिस मौके पे पहुंची तो ये चीज़ खुलकर सामने आई कि बच्चियों को कत्ल किया गया है, वो तबी मौत नहीं मरी। और बाप और बेटा जो इस सारी चीज़ को रंग देना चाह रहे थे कि वो कत्ल करेंगे और उसके बाद एक करंट लगने का ड्रामा रचाएंगे और बआसानी इस कत्ल में से निकल जाएंगे, तो पुलिस के मौके पर पहुंचने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस जो उनका प्लान था उसका भांडा फूट गया और मुलजिमान जो है अब वो हवालात में है। दो बहनों के अंधोनाक कत्ल की वारदात गुजरपुरा के इलाके में पेश आई और पुलिस ने मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस केस के अंदर जो बच्चियां कत्ल हुई हैं उनके जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी मुद्दइया जो है उनकी सगी बड़ी बहन को बनाया गया है और बहन ने मुकदमा जो है अपने बाप और भाई के खिलाफ दर्ज कराया है। मुद्दइया इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से उनका बाप कहता है कि बच्चियों का करैक्टर ख़राब था और मैं पहले भी कत्ल करने का प्लान बना चुका था लेकिन पहले उसको मौका नहीं मिला और अब इसने कत्ल कर दिया और इसमें सारे में उसने ड्रामा ये रचाया कि बच्चियों को करंट लगा वो कत्ल नहीं हुई। इनसे जानते हैं कि इनको कभी इस तरह की कोई बात पता चली थी, इन्होंने अपनी बहनों से कभी ऐसी बात की थी? बाजी ये बताइएगा कि आपकी बहनों को जब कत्ल किया गया है तो जो कत्ल का मुकदमा है आपने अपने बाप और सगे भाई के खिलाफ दर्ज कराया है, क्या वक़्त क्या हुआ था?
मुझे तो बाद में फ़ोन गया था, मुझे नहीं पता क्या किया इन्होंने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि ये बाद में भी मेरे सामने नहीं आए। ठीक है, वो बच्चियाँ थी लेकिन मैं इनको समझा के जाती थी, बहुत बार इनके मोबाइल भी तोड़े मैंने, आके समझा के भी जाती थी, लेकिन इनको मारना नहीं चाहिए था। इनको वैसे बहुत से तरीके हैं समझाने के। तो कभी आपको वालिद साहब ने ये बताया था कि ऐसे कोई लड़के आए हैं, फायरिंग करके गए हैं, या बच्चियों को तंग कर रहे हैं, या बच्चियों के हवाले से जिस तरह अब वो गैरत का नाम दे रहे हैं? कभी मुझे मेरे वालिद साहब ने नहीं, मुझे मोहल्ले वालों ने बताया था जब ये वाकया हो चुका था। ये फायरिंग वाला? जी। अच्छा, एक दिन पहले ही हुआ ये। तो क्या बताया, क्या मोहल्लेदारों ने? उन्होंने कहा जी पूरी आपके घर से शुरू हुए और पूरी गली में ये फायरिंग करते गए हैं। 2 लड़के थे बाइक पे। आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई दरखास्त वगैरह दी, पुलिस को बताया उन लड़कों के खिलाफ? जब ये गए हैं तब इनको बताया, तब इन्होंने एक्शन लिया इस बारे में। तो बच्चियों के पास कभी आपने बहनों से पूछा था कि उनके पास फ़ोन कहाँ से आते हैं, किसने? कभी भी नहीं उन्होंने बताया। तो जिस तरह से आपकी बहनों को कत्ल किया और फिर बाद में आपके वालिद ने रंग ये दिया कि वो करंट लगने से मर गई हैं, इस बारे में आपको पता था? आपको वालिद ने क्या बताया जब वो कत्ल कर दिया था उन्होंने? मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जिनको करंट लग गया है तो आप आ जाओ। मुझे फ़ोन गया था। ठीक है। और जब मैं आई तो ये इनकी डेड बॉडी एक ऊपर पड़ी थी, एक नीचे पड़ी हुई थी। आपका बहनों के अंदर सबसे बड़ा नंबर है या? जी सबसे बड़ा, बहन भाइयों में बड़ी हूँ। सब आप बहन भाइयों में 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। आप अपने वालिद और भाई के खिलाफ कत्ल की मुद्दइया हैं, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से आपकी बहनों को कत्ल किया है उन्होंने, सज़ा मिलनी चाहिए या क्या आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगी? नहीं, इनको सज़ा दिलवानी है, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ज़्यादातर केसों में रिश्तेदार आपस में बहन भाई वालिदैन जो माफ़ कर देते हैं, आप चाहती हैं कि सज़ा मिले? वालिद आप मुदैया की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि उनको उनके वालिद के किए की सज़ा उनके वालिद और भाई को मिले। हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी अफसर भी साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वसीम साहब, जिस तरह से पहले बच्चियों को कत्ल करके वालिद ने और भाई ने ड्रामा रचाया कि करंट लग गया है, फिर उन्होंने जैसे जैसे परतें खुलती गई उन्होंने कहा कि लड़के आते थे, तंग करते थे और करैक्टर को बुनियाद बना के गैरत के नाम पे कत्ल कर दी। अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? अभी तक सर जो लड़कियाँ कत्ल हुई हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सैंपल लेके PFS से जमा करवाए गए हैं। मुलज़म हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। उनकी जो तफ्तीश की गई है, लड़कियों का एक मोबाइल फ़ोन हमने कब्ज़े में लिया है, उसका हम अब फोरेंसिक बेसिस पे चेक करवा रहे हैं भी वो राब्ते है कोई इस तरह की बात क्या हकीकत है या ये झूठ का उसका सारा वगैरह निकलवाई? जी सर, डाटा वगैरह उनका हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक इब्तदाई तौर पे कोई चीज़ जिस चीज़ को बुनियाद बना के उन्होंने कत्ल किया वैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है? अभी तक तो इनका यही कहना है भी लड़कियों के मुख्तलिफ लड़कों से फ़ोन पर रवाबत थे, तो उसकी हमने वो CDR वगैरह मंगवाई हैं। जैसे ही वो आती हैं उसके बाद फिर हम उसका तयन कर सकेंगे भी इसमें कितनी। ज़्यादातर केसों में जब अगर रिश्तेदारी मुद्दई हों तो वो सुलह और माफ़ी के चांसेस बड़े होते हैं, तो इसके अंदर पुलिस के पास 311 होती है, तो आप लोग उसको आज़ाद करने का कोई सोच रहे हैं कि 311 लगाइए? जी बिल्कुल, हम लीगल ओपिनियन लेके अपने लीगल विंग से और फिर उसके मुताबिक जो कानून होगा वो हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने मुदैया की गुफ्तगू भी सुनी, तफ्तीशी की भी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है, मुदई तो यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बाप और भाई को उनके किए की सज़ा मिले, जबकि तफ्तीशी कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लड़कियों पे लगाया गया है उसकी अभी तस्दीक होना बाकी है और कुछ भी इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा कि लड़कियों का करैक्टर कैसा था। माहिर कानून उस्मान नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जिसने कत्ल किया वो बाप है, जबकि कत्ल होने वाली उसकी 2 बेटियां हैं, जबकि मुदैया जो है वो मकतूला जो लड़कियां हैं उनकी सगी बहन है, यानी उनकी तीसरी बहन ने अपने बाप और अपने सगे भाई के खिलाफ अपनी 2 बहनों को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अंदर कानूनी तौर पर जो चीज़ें होती हैं, पेचीदगियाँ आती हैं सुलह सफाई वाली, वो किस तरह से देखी जा सकती हैं और जब ये ट्रायल चलता है तो उसके अंदर क्या मुल्ज़िमान को सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बाप ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया और तीसरी बेटी ने अपने बाप और भाई के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया।
कानूनी हैसियत क्या है इस केस की? 302 के अलावा भी कोई और इस पे सेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? सर इसमें गुजारिश ये है कि इसमें सुनने में ये आया कि ये कोई गैरत के नाम पे शायद ये मर्डर हुआ है और उसका वो कहते हैं जी करेक्टर लूज था उन बच्चियों का। जहाँ तक गैरत की प्ली की बात है, उससे पहली बात तो ये कि लॉ परमिट नहीं करता, और गैरत की प्ली जो है वो स्टैचूट ने उसे ऑस्ट कर दिया हुआ है कि गैरत के नाम पे आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ये प्ली वैसे भी डिस्कार्ड कर दी जाती है। ये 302 ही है, इसमें 302B। अदर ऑफेंसेज इसमें देखें कि अगर कोर्ट चाहे तो वो फसाद फिलर्स में भी चार्ज लगा सकती है इस तरह के ऑफेंसेज में जो कि अगेंस्ट सोसाइटी हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज द स्लैप ऑन द फेस ऑफ सिस्टम कि हम अपने बंदों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और इस तरह की कोई भी सो कॉल्ड रीज़न बना के कोई किसी का भी मर्डर कर देता है। सो ये बेसिकली तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। अब जहाँ तक इसकी कानूनी हैसियत है वो ये है कि देखें 302 इज़ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर वो क्योंकि सेम फैमिली है, मुदैया भी उसी फैमिली से है, मारने वाले भी उसी फैमिली से हैं, मरने वाले भी उसी फैमिली से हैं, अगर उनका कोई इंटरनल अरेंजमेंट हो जाता है और वो कोई कंपाउंडिंग की सूरत हाल बन जाती है तो उसके अंदर फिर कोर्ट बाउंड है उसको फॉलो करने पे, क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और जब कंप्लेनेंट या उसके लीगल एड्स की जो भी उसके वारसान है उसके अंदर अगर वो इस बात पे आ जाते हैं कि जी हमने इनको माफ़ कर दिया है तो ऑब्वियसली इसमें कोर्ट मजबूर है। कई केसेस होते हैं जिनमें कोर्ट उन्हें फसाद की तरफ ले जाती है जिनमें सुलह के बावजूद, क्योंकि जो इसके अंदर क्या पुलिस का इस्तकाक है कि जब पुलिस अपना चलान तैयार कर रही हो तो वो ही 311 लगा दे ताकि जब अदालत में केस जाए तो मुलजमान जो है वो बरी ना हो सकें सुलह के बावजूद भी, या सिर्फ ये कोर्ट का इस्तकाक होता है? नहीं, ये देखें ये तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोर्ट ने देखना होता है कि कंटेंट से या उसके उन हालात से क्या ऑफेंस मेकआउट होता है कि वो 311 की तरफ जाता है, 302 की तरफ जाता है, उसमें से भी उसमें कैटेगराइज है ABC। वो A में वो केसेस आते हैं जो कि जिनमें वो वैसे तो यहाँ पे नहीं है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट वाले केसेस हैं वो आते हैं A में, और या तज़किया शहूद वाला प्रिंसिपल अगर क्वालिफाई करेगा गवाह तो वो A में आता है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो चार्ज होता है वो 302B होता है, उसमें डेथ और लाइफ 2 सज़ाएँ हैं, और C में वो केसेस आते हैं जो सडन प्रोवोकेशन के केसेस हैं या सडन फाइट के केसेस हैं। तो ये 302B है और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये जिस तरह की प्रपोजिशन आप बता रहे हैं हम, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के केसेस हम लोग करते हैं, इनमें किसी स्टेज के ऊपर जाके पार्टियां इंक्लाइंड हो जाती हैं इस बात पे कि जो अंदर है वो भी उनके फैमिली मेम्बर हैं, जो मर गए हैं वो भी उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स थे। और चूंकि मुदैया एक लड़की है और औरत जो है वो इस तरह की सूरत हाल में आप अदालतों में बार बार नहीं आ सकती, आप कोर्ट्स को उस तरह फेस नहीं कर सकती जिस तरह के मर्द फेस करता है, या इन्वेस्टिगेशन में वो जिस तरह मर्द उस चीज़ को, क्योंकि देखिए मुद्दई को बड़ा सफ़र करना पड़ता है, बिल्कुल उसका बंदा भी मर जाता है और वो खुद भी सफ़र करता है, उसका भी खर्चा उतना ही होता है जितना मुलजमान का होता है, क्योंकि ये पुअर जुडिशल सिस्टम है हमारा और पुअर इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर वो चलान पास कराने के भी उससे पैसे लेते हैं, रेड करने के उससे पैसे लेते हैं, किसी मुलजम को पकड़ने जाने के लिए या कोई भी उन्होंने उसमें नक्शा बनाना है उसमें भी वो मुद्दई से पैसे लेते हैं। सो कई दफ़ा ना लोग जिनका ऑलरेडी बंदा मर्डर हुआ था वो थक जाते हैं, मतलब ये एक प्रैक्टिस है, मैं कानूनी बात नहीं है लेकिन लोगों की ये तकलीफ हमें भी इस चीज़ की समझ होती है कि मुद्दई के साथ जो है वो सिस्टम बड़ी हद तक जो है ना सिस्टम में ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बेहतर होना चाहिए। सो इसमें इस तरह के केसेस में नॉर्मली सुलह की तरफ आ जाते हैं हालात। वैसे उस्मान साहब जैसे आप बता रहे हैं कि इसके अंदर फसाद फिर अर्ज जो है वो अदालत का इस्तकाक वो कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह से हमारे माशरे में ये गैरत का नाम देके कत्ल करने की एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी अगर किसी को कोई हल्की सी चपलिश भी होती है और वो उसको कत्ल करने का प्लान बनाता है तो वो इसको गैरत का नाम दे देता है, बाप बेटी को कत्ल करने के लिए, भाई बहन को कत्ल करने के लिए, तो इसके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए या फिर सर बिल्कुल मुद्दईयत ही स्टेट की? नहीं, लेजिस्लेशन बिल्कुल इसमें है। मैंने पहले भी जैसे अर्ज की कि गैरत की प्ली को स्टैचूट ने ऑस्ट कर दिया। अब किसी को मर्डर करके कोई भी गैरत की प्ली ले नहीं सकता, अगर वो लेगा तो उसे कोर्ट डिस्कार्ड कर देगी, उसका ना कोई उसे फेवर मिल सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ये कई चीज़ें हैं, उनका मिसयूज़ है, गैरत की प्ली हो गई, कई जगह के ऊपर ये जो है ये इस्लामिक वो जो हैं चीज़ें उनका भी मिसयूज़ होता है, लाइक 295C और ये जो चीज़ें हैं इनको कई दफ़ा कई केसेस हैं, लेकिन कई दफ़ा इन चीज़ों का या इन ऑफेंसेस का मिसयूज़ भी होता है। आपने ऐसे केसेस देखे होंगे अपनी प्रैक्टिस में कि अब इसी तरह गैरत की जो प्ली है ये मरने वाले को पता है, अल्लाह ताला को पता है उसे किसने मारा है। वी आर ए फॉर पेपर जस्टिस, जो डॉक्यूमेंटेड होता है हमने उसके मुताबिक उसे चलाना होता है, जो पुलिस चलान मुरतब करके भेजेगी अदालत उसके मुताबिक फर्द जुर्म लगा देगी उसके ऊपर। लेकिन ये जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं इस केस के अंदर चूंकि एक लड़की मुद्दईया है और उसकी 2 बहनें मर्डर हुई हैं और उसका वालिद जेल में है, इसके हालात बड़े मुख्तलिफ हैं और ये मेरा ख्याल है कि ये ना लॉन्ग रन ये नहीं चलेगा।
और ये किसी हद तक ये शायद पैचअप की तरफ, क्योंकि ये सारे सेम ख़ानदान के लोग हैं, वो अनमैरिड थी दोनों लड़कियाँ, तो उनके शरई वारसान भी फिर यही लोग बनते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कंपाउंडिंग की कुछ सूरत हाल शायद इस स्टेज पे हो जाए जाके। बहुत मेहरबानी। लाहौर हाई कोर्ट के वकील उस्मान नसीम साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। उस्मान नसीम साहब का कहना है क्योंकि इसके अंदर मुदैया जो है वो मकतूलीन जो हैं उसकी सगी बहन है, और दूसरा ख़वातीन के लिए अदालतों में और कोर्ट कचहरियों समेत थानों में जाना मुश्किल होता है, इसलिए, और उसने जो मुकदमा दर्ज कराया वो भी अपने सगे बाप और भाई के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया हुआ है, इसलिए इस तरह के केसेस के अंदर सुलह और पैचअप जो है वो होना बहुत ज़्यादा कभी इम्कान पाया जाता है कि सुलह हो जाएगी। और इस केस के अंदर भी वो फोर्स यही कर रहे हैं कि क्योंकि लड़की है और वो भी शादीशुदा है, उसको अपने घर से निकलना, पुलिस में बयान देना, अदालतों में बयान देना मुश्किल होगा, इसलिए अल्टीमेटली इस केस में भी सुलह हो जाएगी और मुल्ज़िमान जो है वो इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर बाप ने अपनी 2 सगी बेटियों को बेटे के साथ मिलकर इस चीज़ को बुनियाद बनाकर कत्ल कर दिया कि उसको शक था, और उसके मोहल्लेदार जो थे वो ये इल्ज़ाम आयद करते थे कि उसकी बेटियों के मोहल्ले के लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं। ना तो उसने मोहल्लेदारों को स्नब करने की कोशिश की कि वो ऐसी बात ना करें, और ना ही अपनी बेटियों से पूछा और ना ही उनकी इस्लाह करने की कोशिश की, और उसने आसान तरीका ये निकाला कि अपनी बेटियों को ही उसने कत्ल कर दिया। हमारे साथ इस टाइम माहिर नफ्सियात मौजूद हैं डॉक्टर राफिया रफ़ीक। इनसे जानेंगे कि हमारे माशरे के अंदर ये जो लोगों की बातों में आकर अपने घर का या अपने घर वालों का नुकसान करने का एक जो रवाज पड़ता जा रहा है, और ऑनर किलिंग जो कि किसी भी शख्स को अगर आपने रास्ते से हटाना है उसको ऑनर किलिंग का नाम देके हटाने का जो एक रवाज पड़ता जा रहा है, ये किस हद तक ख़तरनाक है, और इससे जुड़े पहलुओं पर भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। किसी शख्स को गैरत का नाम देकर कत्ल करना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें जी, लोगों के लिए जो अपना गुस्सा निकालने का एक, स्पेशली जो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आदमियों को कोई कोपिंग स्किल्स नहीं आते। इस केस में आप देख रहे हैं कि उस शख्स ने ना तो बात की, और कुछ इनकम्प्लीट फैमिली डायनामिक्स भी थे क्योंकि वो वालदा नहीं थी उनकी हयात, तो शायद जो एक लोगों की, हम कहते हैं ना कि हम लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो कोई एविडेंस के बगैर जो सबसे ईजीएस्ट पॉसिबल हल लोगों को नज़र आता है जो कि लैक ऑफ कोपिंग या सोशल स्किल्स हैं, उसमें यही होता है कि ऑनर किलिंग के नाम पे इसमें उनका अपना ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाता है। वो समझते हैं कि जो हम इक़दाम कर रहे हैं हम उसके ऊपर जस्टिफाइड हैं। तो ये जो जस्टिफिकेशन है, यह कहीं ना कहीं इंसान को नफ्सियाती तौर पर सुकून देती है, तो रैशनलाइजेशन होती है। तो मेरे ख्याल में इस रुझान की बढ़ती वजह यह है कि एक तो हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने माशरे में इर्द गिर्द लोगों से, हम बहुत जल्दी चीज़ों के ऊपर जो है यकीन करना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों की तस्दीक नहीं करते हैं, हमारे माइंड जो है वो रिसर्च नहीं करते किसी चीज़ की तरफ। तो ये एक माशरे को कहते हैं बिगड़ते हुए माशरे की एक निशानी मैं तो कह सकती हूँ। डॉक्टर साहब, हम लोगों की बातों के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम रिएक्ट भी करते हैं। यानी मैं मोहल्ले के किसी बंदे से बात सुनकर आऊँगा तो अपने घर वालों के ऊपर चीखना चलाना शुरू कर दूंगा। इसकी क्या वजह होती है कि लोगों की बातें हमें इतना मुतासर क्यों कर जाती हैं, जबकि एक शख्स या कोई एक घर का फर्ज है जिसके साथ हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, हम उसको और उसकी बात को वैल्यू नहीं करते? देखिए जी, हमारी इनकम्प्लीट फैमिली डायनामिक्स हैं, हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो उस तरह की बॉन्डिंग नहीं रहती जा रही। पहले आप देखें माशरे में जो है फैमिली यूनिट बड़ा कोहेसिव होता था, लोग इकट्ठे बैठते थे, शाम को इकट्ठे टीवी देखते थे। अब वो जो क्वालिटी टाइम है, फैमिली टाइम है, वो कहीं भी नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो लोग इर्द गिर्द के लोग हैं वो उस इन्फिल्ट्रेट कर गए हमारी फैमिली के सिस्टम के अंदर। सोशल मीडिया हमारी फैमिली सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट कर गए। जब हम इकट्ठे बैठ के कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से तो गैप रहेगा, वो गैप फिल करते हैं ईजी वे से, तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप मुझे बताएं कि इतने काफ़ी साल पहले क्या लोग कभी किसी की हिम्मत होती थी कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे? अब ये बहुत कॉमन होना शुरू हो गया है कि लोगों की अगर जेलसी है किसी फैमिली से तो ज़रा सी बात पे जो है वो फीमेल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक कहें कि ज़हनी मरीज़ माशरे की जो है एक इंडिकेशन है कि हमारा माशरा जो है ज़हनी तौर पर मफलूज होता जा रहा है।
डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिए कि बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या समझती हैं ये जो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का यूज़ है इससे भी माशरे में बेराह रवी बहुत ज़्यादा फैली है और मुतअद्दिद केसों में हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल जो है उसको वो मौजब बना है किसी की मौत का। इस केस के अंदर भी कहा यही जा रहा है कि मुदैया जो दोनों मकतूला लड़कियों की बहन है वो मुदई है, वो कहती है कि उनके मोबाइल फ़ोन थे, मैंने वो मोबाइल फ़ोन तोड़े, उनको समझाया। बाप कहता है कि वो फ़ोन पे हर वक्त लगी रहती थी। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी हमें बहुत ज़्यादा दूर करती जा रही है रिश्तों से और गलत कामों की तरफ? जी देखें, ये बच्चियों की उम्र देखें, एक कह लें कि टीन एज बच्चियाँ थी, 15-16 साल कोई उम्र नहीं है। बात यह कि टेलीफोन ऐसे बच्चे को जब हम देते हैं और उसके ऊपर कोई बैलेंस चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो वो जाहिर है उसका अब्यूज़ भी हो सकता है, उसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। हम टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वही बात है कि हमारी फैमिली की इक़्तिदार, हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो हम खोते जा रहे हैं। हम जो एक बच्चों को डर था पेरेंट्स का और पेरेंट्स को पता था कि मैंने अपने बच्चे के ऊपर वक्त देना है, तवज्जो देनी है, वो जो कहीं एक गैप और खला है ये इस चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। बच्चे भी टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों जा रहे हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अब बच्चे पेरेंट्स की क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि वो उनको उस तरह टाइम नहीं दे रहे। तो वो जो एक बॉन्डिंग थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई है। और ये देखें ना, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे सकते थे तो दादा दादी होते थे या कोई और फुप्पो वगैरह होती थी। लेकिन अब जो माशरे की तरफ हम जा रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटी की तरफ जिसमें न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो बच्चे का तो अनअटेंडेड है ना, बच्चा यहाँ वो मुलाजमीन के साथ है या वो खुद ही अनअटेंडेड है। तो इस तरह का माशरा जो है वो इस किस्म की चीज़ें तो बहुत ही लॉजिकल समझ आती हैं कि क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं। लास्टली ये बताइएगा कि वालिद जो है उसका हमेशा एक फैमिली के अंदर बेटियों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है और कहा जाता है कि बेटे जो हैं वो माँ के साथ अटैच्ड होते हैं और जो बेटियाँ हैं वो बाप के साथ अटैच्ड होती हैं। इसके अंदर बाप ने ही अपनी बेटियों को कत्ल किया और जब उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि उसने पहले भी कत्ल करने का प्लान बनाया था लेकिन तब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सका, अब एग्जीक्यूट कर दिया। क्या ये कोई ज़हनी तौर पे इंसान बीमार होता है जिसके पास इतनी करीज आ जाती है कि वो अपनी पैदा की हुई औलाद को कत्ल कर देता है? जी देखिए, डेफिनेटली ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। पहली बात ये है कि वो शख्स की अपनी ही पर्सनालिटी में कुछ डेफिसिट्स नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई शख्स जो है पर्सनालिटी जिसकी स्ट्रांग होगी वो कभी भी दूसरों की बातों का बगैर जायज़ा लिए उसके ऊपर रिएक्टिव नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज आ रहे हैं और फैमिली की भी इनकम्प्लीट डायनामिक है, वाइफ उसकी है नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका अपना एग्रेशन जो मल्टीपल चीज़ों की वजह से हो सकता है वो बच्चियों पे निकला है, क्योंकि ये स्केपगोटिंग का फिनोमेना है कि बच्चियां उसको कत्ल करने के बाद ड्रामा ये रचाया कि इनको करंट लगा है, इसका मतलब है कि ही इज बीन प्लानिंग ऑल दिस। हाँ जी, प्लान करते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि वो प्लानिंग चलती रहती है, बजाय ये कि इस केस के अंदर अगर उस शख्स की पर्सनालिटी स्ट्रांग होती तो वो अपने यहाँ उसके सोशल स्किल्स डेवलप। हमारे माशरे का ये प्रॉब्लम है कि उनके सोशल स्किल्स डेफिसिट्स होते हैं, लोग डेवलप नहीं करते उन सोशल स्किल्स को। उनकी जो कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं वो इस किस्म के क्रूड मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे कि कत्ल कर देना, गाली दे देना। और ये किन लोगों पे होता है? आप अपने मेल चाइल्ड पे कम कर रहे होते हैं, फीमेल्स पे इसलिए होता है कि वो आगे से बोलेंगी नहीं। तो इस केस में बजाय वालिद को कि वो बच्चियों से बात करता, अगर बड़ी बहन थी तो उससे बात करता कि वो सारी फैमिली इकट्ठी बैठती, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और जिस इशू के किसी की जान ले लेना, कोई करेक्शनल वैसे भी उनकी की जा सकती थी दीनी लिहाज से या कुछ। और दूसरी बात यह कि हमारा माशरा दीन से भी दूर होता जा रहा है। जब हम अपने बच्चों को दीन की तरबियत नहीं देते और जब हम पेरेंटिंग में अपनी कहीं ना कहीं कोताही छोड़ते हैं तो इस किस्म के वाक़यात तो आपको पता है कि हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राफिया रफ़ीक। जब भी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं तो ये कोई ना कोई माशरे में छुपी हुई ऐसी बाजरू बता देते हैं जिसको हम अपना नहीं रहे होते, जिसकी वजह से नुकसान होता है। आज के प्रोग्राम में भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक वालिदैन जो है वो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो डेवलप होता जा रहा है और बच्चे जो हैं वो गलत हरकत में पड़ जाते हैं। सेकेंडली दीन से दूरी जो है वो भी एक बड़ी वजह है कि आप जब बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते, दीन में क्या अच्छा कहा गया है, किसको बुरा कहा गया है, किस चीज़ से इज्तनाब करने का कहा गया है, जब आप बच्चों को टाइम नहीं देते, उनको इस तरह की तरबियत नहीं देते तो वहाँ पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं या बच्चे खुद सर होना शुरू हो जाते हैं और फिर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रोनुमा मुआशरे में होती हैं, जिसकी वजह से मुआशरा भी एक मिनट के लिए हिल के रह जाता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।